वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 की बंगाली लैंग्वेज मिनी सीरीज की स्टोरी जिसका नाम है बेयाद। बेयाद बंगाली में एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है हंटर। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसे कुछ तो अजीब आवाज आती है और वो खेत में जाकर देखता है तो वहाँ पे ढेर सारे स्पैरोज यानी गौरैया मरी पड़ी होती है। पास के तालाब में एक आदमी अपनी दराती पे लगे खून को धो रहा होता है। फिर वो आदमी उस बच्चे को भी देख लेता है। बच्चे की तो डर के मारे हालत खराब, मगर वो आदमी सामने आकर पूछता है कि पढ़ाई करते हो क्या। बच्चा कहता है कि हाँ, बहुत ही बढ़िया, मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, तुम बच्चे ही हमारे भविष्य हो। ये कहकर वो आदमी चला जाता है वहाँ से। इसके बाद सीन सोविक नाम के पुलिस ऑफिसर पर शिफ्ट होता है। वो अच्छी से यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होता है। वहीं उसकी मॉम अपने हस्बैंड की फोटो के पास प्रे कर रही होती है। दरअसल सोविक के डैड भी एक पुलिस ऑफिसर थे, पर उनकी मौत हो चुकी है। अब सिर्फ सोविक और उसकी मॉम ही घर में रहते हैं। मॉम ने सोविक के लिए टिफिन भी रेडी कर लिया होता है, जिसपे सोविक का कहना होता है कि माँ, क्या जरूरत है आपको परेशान होने की, मैं कैंटीन में खा लूंगा। उसकी माँ कहती है, बेटा आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, पता नहीं वहाँ पर सब कुछ कैसा होगा, अच्छा होगा भी या नहीं, इसीलिए टिफिन लेते जाओ। इसके बाद सोविक कमिश्नर ऑफिस जाता है। कमिश्नर सोविक से कहते हैं कि तुम्हें इतनी अच्छी जगह तो पोस्टिंग मिली थी, वहाँ तुमने ये कहकर छोड़ दिया कि करप्शन बहुत है और यहाँ अभी पोस्ट खाली नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें डिपार्टमेंट ऑफ अनयूजुअल केसेस में डाल दिया है, जिसके हेड कालीचरण दास है। सोविक डिपार्टमेंट ऑफ अनयूजुअल केसेस का नाम सुनकर चौंक जाता है। तो कमिश्नर कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट हमने कुछ दिन पहले बनाया, ये ट्रायल पीरियड पे है, तुम्हें भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि पुलिस वालों को कैसे काम करना होता है। फिर 2-3 महीने के बाद मैं तुम्हें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दूंगा। सोविक भी कमिश्नर की बात मानकर अपने डिपार्टमेंट के ऑफिस जाता है, मगर उसे वो डिपार्टमेंट के ऑफिस मिलती नहीं। वो जब दूसरे ऑफिसर्स से इसके बारे में पूछ रहा होता है तो वो भी चौंक जाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में। तभी एक फॉरेंसिक लेडी डॉक्टर सोविक की हेल्प करती है। वो उसे डिपार्टमेंट ऑफ अनयूजुअल केसेस के ऑफिस का सही रास्ता बता देती है। अब वहाँ जाने के बाद सोविक को बड़ी निराशा होती है कि ये है मेरा ऑफिस, ये जगह तो बिल्कुल भूत बंगला लग रही है। खैर जो भी हो, इसके बाद वो अपने सीनियर कालीचरण से मिलता है। कालीचरण तो आराम से यहाँ घोड़े बेच के सो रहा होता है। जब सोविक उसको जगाता है तो वो उसको चाय वाला समझकर उसे समोसे भिलाने के लिए कह देता है। और तब सोविक कहता है थोड़ा अकड़ के कि सर, मुझे कमिश्नर सर ने भेजा है, आपको रिपोर्ट करने को कहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस डिपार्टमेंट में किस तरह के केसेस आते हैं और मुझे करना क्या है यहाँ पर। और तब कालीचरण सोविक की आंखों से पर्दा हटाता है कि ये डिपार्टमेंट किसी होनहार पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं है। पुलिस जिन केसेस को छोटा समझती है, उस पर अपना सर खपाना नहीं चाहती, वही केसेस यहाँ पर आते हैं। पता है कैसे केसेस? जैसे मंदिर से चप्पल चोरी होना, किसी आदमी ने नशे में अपनी पड़ोसी के घर पे टॉयलेट कर दिया हो, वैसा कुछ, समझे। और इस डिपार्टमेंट में ज्यादातर उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिसे कमिश्नर पनिशमेंट देना चाहते हो। तो सोविक पूछता है पर मुझे क्या करना होगा। तो वो उसे कोलकाता शहर घूमने को कहते हैं। सोविक बताता है ये तो मेरा होम टाउन ही है, यहाँ का चप्पा चप्पा मैं घुमा हुआ हूँ। मगर कालीचरण कहता है कि पहले तो तुमने एक नागरिक के तौर पर घूमा था, अब एक पुलिस वाले के नजरिए से सब कुछ देखो, नोटिस करो। इसके बाद सोविक कोलकाता भ्रमण करता है और एक पुलिस वाले के नजरिए से वो भी। अगले दिन दोस्तों इनके डिपार्टमेंट के पास एक अजीब सा केस आता है। वेस्ट बंगाल के कई गाँव में स्पैरो के मारे जाने की खबर आ रही है। अगर 1-2 स्पैरो मारे जाते तो समझ आ जाता कि किसी तरह मर गए होंगे, मगर एक साथ 60 से 70 स्पैरोस एक साथ मर गए हैं, इसलिए ये केस इतना बड़ा बन गया है। तो कालीचरण अपने असिस्टेंट सोविक को लेकर एक ऐसे गांव जाता है जहां पे आज ही मरे हुए स्पैरोस का झुंड पाया गया था। वहां जाने पे वहां का लोकल पुलिस ऑफिसर बताता है कि सर, ये तो बड़ी अजीब घटना है हमारे एरिया में, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इन स्पैरोस की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, बल्कि किसी ने उनका गला रेत कर उन्हें मार डाला है। अब गर्मी इतनी थी सर कि बॉडीज को तो हम नहीं रख पाए, मगर एक साथ इतने सारे मरे हुए स्पैरोस देखने में बड़े भयानक लग रहे थे। यहाँ पास ही में एक आइसक्रीम बेचने वाला है, उसी से बर्फ लेकर हमने 2 बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कालीचरण अब उन बॉडीज को देखता है और अपने असिस्टेंट सोविक से कहता है कि इसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को ऑटोप्सी के लिए भेजो। तभी पुलिस ऑफिसर बताता है कि गांव के एक बच्चे ने कुछ देखा है सर। और जब कालीचरण उस बच्चे से पूछताछ करता है तो बच्चा बताता है कि सर, मैं तो लेट से आया, मगर मैंने एक अधेड़ उम्र के आदमी को पीछे से देखा था। उसके हाथ में दराती थी, उस आदमी के बाल उड़े हुए थे और उसने पुराना सा कुर्ता पजामा पहन के रखा हुआ था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, मगर पीछे से देखकर ये बता सकता हूँ कि वो आदमी पक्का हमारे गाँव का नहीं था, क्योंकि अगर होता तो मैं उसे पहचान लेता। अब कालीचरण को ये ब्लैक मैजिक का केस लगता है, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि इस गाँव में कोई तंत्र मंत्र करता है क्या। तो ऑफिसर कहता है कि हाँ, करता तो है, बहुत करते हैं मतलब, मगर उनमें से कोई होता तो बच्चा उन्हें पक्का पहचान लेता। मतलब एक बात तो पक्का है कि हंटर जो भी था इस गांव का तो नहीं था। इसके बाद कालीचरण और सोविक दोनों वापस हावड़ा चले आते हैं। सोविक के घर पे उसकी बूढ़ी माँ उसको डिनर सर्व करती है। बताती, बेटा तुम्हारे फूफा की बेटी की शादी है, दुर्गापुर की लड़की है। फूफा ने कहा है कि शादी के 1 हफ्ते पहले तुम्हें छुट्टी लेकर उनके घर जाना होगा। और पता है बेटा, सभी लोग मुझे कह रहे थे कि तुम कब दावत खिला रही हो अपनी
बेटे की, यानी तुम्हारी शादी के बारे में बात हो रही थी वहाँ पर। अब बताओ मैं उनसे क्या कहती? तो बेटा जल्दी से अपनी शादी के बारे में भी कुछ सोच लो। अब मैं कब तक जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी? कोई लड़की ढूंढो अच्छे से अपने लिए। सोविक कहता है कि माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं कि कब शादी करेगा, जब बूढ़ा हो जाएगा। इसके बाद कॉल आती है कालीचरण की, जिसकी वजह से सोविक को तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। वहाँ कालीचरण उसकी मुलाकात मृणालिनी गोम से करवाता है। मृणालिनी कहती है नहीं, मैं स्पैरो का पोस्टमार्टम नहीं करूंगी, डिपार्टमेंट में सबको पता चलेगा तो मेरा मजाक उड़ जाएगा। मगर कालीचरण उससे रिक्वेस्ट करता है कि यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, प्लीज कर दो ना, मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगा, चलो कर दो। और वो क्या दोस्तों मान जाती है। फिर बताती है कि मैंने तो शाम में ही ऑटोप्सी करके रखी हुई थी। इसके बाद वो रिपोर्ट देते हुए कहती है कि आपका शक सही था, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से ही गला काटा गया है और काटने वाला कोई प्रोफेशनल लग रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार उसके हाथ बिल्कुल नहीं हिले जब वो काट रहा था। मगर एक चीज तो है, जिस तरह से स्पैरोस को मारा गया है उससे ये पता जरूर चलता है कि हंटर ने उनको दर्द देने के लिए तो नहीं मारा, वरना वो और भी बेरहमी से उनको मार सकता था। उसने तो इस तरह से मारा कि पंक्षी को ज्यादा दर्द ही ना हो। कालीचरण कहता है कि अब मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है, पंक्षी तो इतने सारे हैं मगर ये हंटर सिर्फ स्पैरोस को ही अपना निशाना क्यों बना रहा है। ये सारी बात बताने के बाद मृणालिनी कहती है कि अच्छा चलो मुझे बिरयानी खिलाओ, लेकिन कालीचरण कहता है कि देखो मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ आगे तो मैं जरूर खिलाऊंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है। गुस्से में फिर वो सोविक से कहती है कि तुम नए नए हो ना, जरा सावधान रहना, इस आदमी से बहुत ही चालाक है ये। अब अगले दिन कालीचरण सोविक को लेकर तैनिमा सेन के पास जाता है। तैनिमा सेन एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है, यानी पक्षी विज्ञानी। तो कालीचरण उनको स्पैरो हंटिंग के बारे में सब बता देता है। वो कहती है कि सिर्फ स्पैरो के मरने के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि स्पैरो जो होती है ना, वो बीज खाना बहुत ही पसंद करती है। वो धान की पूरी फसल ही बर्बाद करने की क्षमता रखती है, और बंगाल में तो धान की खेती होती ही है। मगर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, खून खून होता है, चाहे वो किसी इंसान का हो या किसी पक्षी का, इसलिए सिर्फ पक्षी मारा गया ये बोलना सही नहीं होगा। शांत दिमाग से उनको मारा गया है, यानी एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलिंग का मामला है ये। अब कालीचरण जाता है भानु नाम के खबरी के पास और उसे कहता है कि ये मैं 5 गांव के नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पैरो किलिंग की गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन 5 गांव में क्या चीज कॉमन है, जिसके लिए भानु 3 दिन का टाइम मांगता है। और अब इस 3 दिन तक इनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। दूसरी तरफ हम हंटर को देख पाते हैं, जो एक राशन की दुकान से चावल की खुड़ी खरीदता है। दुकानदार पूछता भी है कि तुम्हें चावल की खुड़ी क्यों चाहिए? तो हंटर कह देता है कि मेरे घर पे चिड़िया है ना, उसी को खिलाने के लिए। मगर अगले दिन वो उसको लेकर चला जाता है एक गाँव के जंगल में, जहाँ अचानक उसको एक बूढ़ा आदमी जंगल में हुक्का पीते हुए दिख जाता है। और वो काका उसको टोक भी देते हैं कि कौन हो तुम? तो हंटर फटाक से कहता है कि हरी हूँ मैं। काका पूछते हैं कौन हरी, 10 बरी का हरी या राजबरी का हरी? वो कह देता है कि 10 बरी का हरी। अरे हरी तुम कब आए हावड़ा से, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? दरअसल दोस्तों काका को बहुत ज्यादा धुंधला दिखाई देता है, इसलिए वो सही से देख नहीं पाते कि यह है कौन, मगर बातचीत खूब अच्छी कर रहे होते हैं। अब उन्हें हरी के हाथ में जाल जैसा कुछ दिखाई देता है, तो वो कहते हैं कि अरे मछली पकड़ने जा रहे हो क्या? हरी भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, जाओ जाओ अपना काम करो। लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है। दरअसल हरी उस चावल की मदद से स्पैरोस को जाल में फंसाता है और फिर उन्हें अपनी दराती से रेत कर मार डालता है। और उधर काका बहुत चिल्लाते हैं कि बूढ़े आदमी से झूठ बोला तूने। काका की आवाज को सुनकर एक और आदमी वहां पर आ जाता है। वो पूछता है क्या हुआ काका? तो काका उसको सारी बात बताते हैं कि एक आदमी खुद को 10 बरी का हरी बता रहा था और वो उधर गया, पर पता नहीं क्या गलत कर रहा है वहाँ पर। वो आदमी भी चिल्लाता है कि अरे कौन है उधर? तभी हरी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागते भागते उसकी चप्पल भी खुल जाती है, तो वो चप्पल हाथ में लेकर भागता है। फिर यहाँ पुलिस को कॉल कर लिया जाता है, तो वहाँ पर कालीचरण और सोविक आते हैं। काका उनको सारी बात बताते हैं कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ बेटा, आंख और यादाश्त से कमजोर हूँ। तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने अपना नाम हरी बताया। मैंने कहा कौन सा हरी, 10 बरी का या राजबरी? तो उसने कहा मैं 10 बरी का हरी हूँ, मगर 10 बरी के हरी की मौत तो 2 साल पहले ही हो चुकी है। उसने झूठ बोला मुझसे। कालीचरण पूछता है एक बात बताओ, जब आपने पूछा था कि कौन है तो उसने अपना नाम सोच समझ के बताया या फिर झटाक से? काका कहते हैं उसने तो फटाक से नाम बता दिया था। ये सुनने के बाद कालीचरण को लगता है कि उसने नाम तो सही बताया होगा। इसके बाद पुलिस वालों को वहाँ पर हरी के फुटप्रिंट भी मिल जाते हैं, जो एक पैर के चप्पल खुलने की वजह से वहाँ गीली मिट्टी पे अच्छे से बन गए थे। तो कालीचरण लोकल पुलिस वालों से कहता है फुटप्रिंट का प्लास्टर लो और इसे कोलकाता फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजो। फिर वो ऑफिसर ये भी पूछता है कि जो पंक्षी मरे हुए हैं उनका क्या करूं? तो कालीचरण कहता है कि उनका अंतिम संस्कार करो इज्जत के साथ। और वो हंसने लग जाता है कि उनका अंतिम संस्कार करने की जरूरत क्या है, उनको तो जंगली जानवर खा लेंगे। तो कालीचरण उसे गुस्से से देखता है, तो वो भी कह देता है कि ठीक है सर, मैं कर देता हूँ उनका अग्नि दहन। अगले दिन कोलकाता ऑफिस में सोविक का कुछ पुलिस वाले बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि वाह सोविक, तुमने और कालीचरण दा ने मिलकर तो इतने महान काम किए हैं कि तुम दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों ये दोनों पंक्षी के कत्ल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसीलिए सभी इनका मजाक उड़ा रहे थे। मगर सोविक उनकी बातों को दिल से नहीं लगाता और अपने ऑफिस जाता है, जहाँ कालीचरण और मृणालिनी आपस में बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि पिछली बार बिरयानी का वादा करके कालीचरण ने खिलाई नहीं थी
और अब वो कह रही है कि पहले मुझे बिरयानी खिलाओ। इसलिए वो कहती है कि जब तक मुझे बिरयानी नहीं मिली मैं फुटप्रिंट की फाइल नहीं दिखाऊंगी। तो सोविक बीच में आ जाता है और कहता है कि उस दिन कालीचरण दा भूल गए थे, कोई नहीं, आपको बिरयानी मैं खिला लूंगा, आप प्लीज फाइल दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों वो फाइल दे देती है। तो फुटप्रिंट के हिसाब से मरीनालिनी बताती है हरी 70 साल की उम्र के आसपास का होगा, क्योंकि फुट्स में क्रैक है। मगर कालीचरण कहता है कि उस बच्चे ने तो बताया था कि हरी बूढ़ा आदमी था, वहीं काका ने बताया कि हरी जवान था। यानी अगर बच्चे के हिसाब से देखें तो वो बूढ़ा आदमी था, और बूढ़े के हिसाब से देखें मतलब जो बूढ़े ने कहा तो वो एक जवान आदमी था। कहीं ना कहीं वो 40 से 50 साल के बीच का तो होगा ही होगा। तो मरीनालिनी कहती है कि जरूरी नहीं है कि फुट क्रैक सिर्फ बूढ़े लोगों के पैर ही पर हो सकता है कि हरी को कोई ट्रॉमा हो या फिर किसी इंजरी की वजह से भी फुट क्रैक हो सकता है। और पैर में इंजरी कैसे हो सकती है तो आप लोगों से बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। सोविक कहता है मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो कालीचरण कहता है कि पुलिस वाले मुजरिम की जब पिटाई करते हैं तो सबसे पहले अच्छे से पैरों की खातिरदारी करते हैं। यानी हरी 40 से 50 साल का आदमी है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रह चुका है। तो मरीनालिनी कहती है तब तो मेरा काम हो गया। और रही बात बिरयानी की, तो आज मैं घर की खिचड़ी लेकर आई हूँ, इसलिए कल दोपहर तैयार रखना बिरयानी पार्टी। हाँ बिल्कुल, कल पार्टी तैयार रहेगी बिरयानी की। ये कहकर शायद वो उसे इस बार भी बेवकूफ बना देते हैं। इसके बाद कालीचरण और सोविक जाते हैं भानु के पास, और भानु बताता है कि जिस 5 गांव की लिस्ट आपने मुझे दी थी उन सब में एक बात कॉमन है कि यहाँ हर साल धान की खेती बहुत अच्छी होती है, मगर इस साल इन 5 गांव में धान की खेती बहुत खराब हुई है। तब कालीचरण कहता है कि खूनी को कैसे पता चलता है कि कहाँ पे खराब खेती हुई है। तो भानु बताता है कि न्यूज़पेपर और रेडियो में तो इस तरह की न्यूज आती रहती है, और फिर गांव के बड़े बूढ़े आपस में बात भी करके खबर को आगे बढ़ा देते हैं। भानु से मिलने के बाद ये दोनों लंच करने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ ये खाते पीते हुए काफी सारी बातें भी करते हैं, और अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि हरी 1 हफ्ते के बाद अपने मिशन पे निकलता है। तो 4 दिन हो चुके हैं उसके लास्ट कारनामे को अंजाम दिए हुए। तो अब हमें किसी भी तरह हल्ला उड़ाना होगा कि किसी एक गांव में बहुत ही ज्यादा खराब खेती हुई है, जिससे हरी पक्का वहां पर आएगा कत्ल करने के लिए, और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। मगर कौन से गांव का नाम लिया जाए ये समझ नहीं आता। तभी वहां पर बिल आ जाता है, और बिल को देखकर कालीचरण कहता है कि अरे यार, मेरी वाइफ को शॉपिंग पे लेकर जाना था, मैं तो भूल ही गया। वो मेरा खून कर देगी, सच बता रहा हूँ। मैं अभी चलता हूँ यार, फोन पे डिस्कस कर लेंगे बाकी चीजें। ये कहकर कालीचरण तो कट लेता है, और फिर खाने का सारा बिल अकेले देना पड़ता है सोविक को। तब उसे मरीनालिनी की बात याद आती है कि सच में यह आदमी बहुत ही चालाक है। अब अगले दिन पानी जोड़ा गांव का नाम सोविक न्यूज़पेपर और रेडियो में छपवा देता है कि पांजीगोड़ा में बहुत ही ज्यादा खराब खेती हुई है, और ये खबर दोस्तों हरी तक भी पहुंच जाती है न्यूज़पेपर के माध्यम से। साथ ही हम हरी को कुछ बच्चों को पढ़ाते हुए भी देखते हैं, यानी वो एक टीचर है। तो अगले दिन वो निकल पड़ता है अपने मकसद को अंजाम देने। पुलिस वाले भी यहाँ बैठे होते हैं हरी के इंतजार में। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी कुर्ता पैजामा पहनकर नंगे पांव आता है। उसके हाथ में 2 पतली सी लाठी होती है, जिसे वो जोड़कर एक लाठी में कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद वो लाठी के टॉप पर दराती बांधता है और उस दराती के ऊपर ग्लू लगाता है। फिर वो एक पेड़ पे बैठी चिड़िया को उस ग्लू में चिपका लेता है। तब कालीचरण सोविक को ऑर्डर देता है कि पकड़ो उसे, मगर सोविक के पैरों की आहट दोस्तों हरी सुन लेता है और तुरंत भागना शुरू कर देता है। सारे पुलिस वाले मिलकर उसे किसी तरह दबोच लेते हैं और पूछने लगते हैं कि क्यों कर रहे हो उनकी हत्या, तुम ही हो ना वो सीरियल स्पैरो किलर। वो आदमी रोते गिड़गिड़ाते हुए इनकार कर देता है, और तब ये लोग नोटिस करते हैं कि उस बच्चे ने तो बताया था कि हरी टकला है, यानी उसके सर पे बाल नहीं है, मगर इसके तो पूरे सर पे घने बाल है। वो आदमी अपना नाम बताते हुए कहता है कि सर, मैं विंसेंट हूँ। मैं पंक्षी को मारता नहीं बल्कि उनको पकड़कर कोलकाता ले जाकर बेच देता हूँ। मैं ये बस अपना गुजर बसर करने के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। आप तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हो। तब सोविक जाकर गांव वालों से विंसेंट के बारे में पूछता है, तो सभी बताते हैं कि हाँ, विंसेंट ही नहीं बल्कि उसके पिता जब जिंदा थे तो वो भी यही काम करते थे। सोविक विंसेंट के घर की तलाशी भी लेता है और उससे भी दोस्तों वहाँ कोई वैसी चीज नहीं मिलती। तो इसके बाद वो सारी बात आकर कालीचरण को बताता है। फिर ये लोग उसका पैर चेक करते हैं। उसके पैर में क्रैक्स थे और ये तभी हुए थे क्योंकि वो खाली पैर घूम रहा था, मगर फिर भी श्योरिटी के लिए वो उसका फुटप्रिंट निकाल लेते हैं और कोलकाता भेज देते हैं ताकि जो पहला फुटप्रिंट मिला था उससे ये मैच होता है या नहीं। अब कालीचरण सोचता है कि हमारी पूरी टीम तो यहाँ मौजूद है, कहीं इतनी देर में असली कातिल आकर अपना काम न कर चुका हो, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही होता है। एक गांव वाला आकर बताता है कि तालाब के पास बहुत सारी स्पैरो मरी गई हैं। तब जल्दी से ये लोग वहां पर पहुंचते हैं और सही में दोस्तों वहां पे ढेर सारे स्पैरोस मरे होते हैं, जिससे सबका मन बड़ा खराब हो जाता है कि यार क्यों कर रहा है ये कोई। रात में सोविक अपने घर पे इसी केस के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी माँ नोटिस करती है तो वो परेशान दिखता है, इसीलिए वो उसको टोकती है कि सो जा, क्यों इतनी टेंशन ले रखी है। तो सोविक अपनी माँ पे गुस्सा हो जाता है कि माँ ये क्या है, आदमी अपने घर पे चुपचाप बैठ भी नहीं सकता क्या, सोच भी नहीं सकता क्या कुछ। मैंने कितनी बार कहा है कि प्लीज
जब मैं कोई चीज सोच रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। तब वो बताता है कि माँ, मैं एक बड़े अजीब केस में फंसा हुआ हूँ। एक साइको आदमी है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पैरोज को ही मार रहा। सोविक की मॉम को कुछ याद आता है ये सुनकर, और वो कहती है कुछ तो सुना सुना सा मालूम लग रहा है, एक काम करो मेरी लिटिल मैगजीन लेकर आ जाओ। सोविक लेकर आता है। तब वो एक आर्टिकल ढूंढ कर निकालती है जिसमें स्पैरो और खराब खेती के बारे में लिखा हुआ था। तो अगले दिन सोविक और कालीचरण साथ में जाते हैं उस लिटिल मैगजीन के ऑफिस, जहां से उन्हें पता चलता है कि ये आर्टिकल उन्हें किसी मधुसूदन चक्रवर्ती नाम के आदमी ने दिया था। वो भी बाय पोस्ट भेजा था, उसमें एड्रेस भी दिया हुआ था। तो ये लोग मधुसूदन के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा नॉक करने पर अंदर से एक लेडी आती है जो पूछने पे खुद को मधुसूदन की सिस्टर बताती है। और जब कालीचरण उसे उसके भाई के करतूत के बारे में बताता है तो वो कहती है, पर मेरे भाई की तो 1 साल पहले मौत हो चुकी है, वो ये सब चीजें कैसे कर सकता है। और अब पुलिस वालों का माथा थनक जाता है। सोचते हैं कि खूनी तक अब कैसे पहुंचा जाएगा। तो कुछ ही देर में सोविक का दिमाग थोड़ा काम करना शुरू करता है। वो कहता है कि यहीं के पोस्ट ऑफिस से आर्टिकल पोस्ट की जाती है ना। ये कंफर्म करने के बाद वो वहाँ पर पूछताछ करने की सोचता है। और जब ये लोग पोस्ट ऑफिस पहुँचते हैं तो वहाँ का स्टाफ बताता है कि सर, ये जगह तो बहुत छोटी सी है, यहाँ काफी कम लोग ही पोस्ट ऑफिस यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आने वाले लोगों को हम चेहरे से तो पहचानते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मधुसूदन के नाम से एक अधेड़ उम्र का आदमी आता तो है, वो भी हर कुछ दिन के बाद कोलकाता के लिटिल मैगजीन में आर्टिकल भिजवाने। वो आदमी टकला भी है। हाँ, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो हम आपको बता देंगे। और अब कालीचरण और सोविक को उसकी बात बिल्कुल सही लगती है। अगले दिन सोविक जाता है कमिश्नर के पास पुलिस की टीम मांगने के लिए, ताकि हरी को पकड़ा जा पाए। मगर कमिश्नर तो गुस्सा हो जाता है उस पर कि तुम लोग तो एक चिड़िया मार के पीछे पड़े हुए हो, और पिछली बार तो तुमने गलत आदमी को अरेस्ट भी कर लिया था। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो सोविक, तुम्हें ना इन सब मामूली केसेस को छोड़कर दूसरे केस पे ध्यान देना चाहिए। चलो मैं तुम्हारा वहाँ से ट्रांसफर करवाता हूँ। मगर सोविक तो चिड़िया मार के पीछे ही जाना चाहता था। इस पे कमिश्नर कहते हैं कि यही सीखा तुमने क्या कालीचरण के साथ रहकर? तुम्हें पता है वो हमारे सीनियर हुआ करते थे, मगर आज देखो वो कहाँ पर है और मैं कहाँ हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ था दोस्तों कि उनका एमएलए से थोड़ा पंगा हो गया था, जिसके बाद उनको प्रमोशन नहीं मिली। पर अगर आज जाकर वो एमएलए से सॉरी बोल दें तो कल ही उनको प्रमोशन मिल जाएगी। अब कमिश्नर उसे कहता है कि खैर उनकी बात तो छोड़ो, तुम कल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो, बस फाइनल। रात में कालीचरण के साथ सोविक शराब पीने जाता है और उन्हें बताता है कि कमिश्नर ने तो टीम देने से मना कर दिया। तब कालीचरण कहता है कि कोई नहीं, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ लेंगे। सोविक बताता है कि बात दरअसल यह है, मैं कल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे कमिश्नर ने बोल दिया और मुझे आपके बारे में भी कुछ पता चला है। मेरी मानो तो आप सर झुकाकर करियर में अपनी ग्रोथ कर लो, अभी भी आपके रिटायरमेंट में बहुत साल बाकी बचे हुए हैं। वो काफी ऐसी वैसी बातें करता है तो कालीचरण थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो वो गुस्से में आज का बिल खुद पे करने की सोचता है और सोविक को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता है। अब सोविक जब घर आता है तो उसके मोहल्ले में कुछ लोग मिलकर एक कुत्ते को पीट कर मार डालते हैं। उनका कहना था कि ये कुत्ता पागल है, मगर सोविक ने उस कुत्ते के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। उस कुत्ते का उसे बहुत ही अफसोस होता है और अगले दिन वो एनिमल क्रूरटी के लिए पुलिस से उन लोगों को अरेस्ट भी करवा लेता है। इसके बाद वो जाता है कालीचरण के पास और कहता है कि मैं नारकोटिक डिपार्टमेंट तब ज्वाइन करूंगा जब स्पैरो किलर अरेस्ट हो जाएगा। मगर कालीचरण कल की बातों से हर्ट हुआ है, इसीलिए वो उसको जाने को कह देता है कि तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगा। मगर तब मरीनालिनी बात को संभालती है कि एक ही शर्त पे कालीचरण तुम्हें वापस लेंगे, जब तुम केस सॉल्व हो जाने के बाद पूरे डिपार्टमेंट को बिरयानी पार्टी दोगे तभी। सोविक भी मान जाता है। तब इन्हें पोस्ट ऑफिस स्टाफ की कॉल आती है और वो बताता है कि सर अभी थोड़ी देर पहले वो आदमी यहाँ पर आया था, मैंने उसका पीछा किया तो देखा उसने लोकल रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ी है, उसने निमाई कोठी नाम के स्टेशन की टिकट ली थी। ये सुनते ही कालीचरण और सोविक दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ वो उसे इधर उधर ढूंढते भी हैं और उनको दोस्तों फाइनली हरी दिख जाता है। वो चावल को छिटकर पहले तो स्पैरोज को बुलाता है, फिर जब वो चावल खाने आती है तो वो उन पे जाल फेंक देता है और उसके बाद वो दराती से उसका गला काटने जा रहा होता है कि तभी कालीचरण उसको टोक देता है, लेकिन तभी वो उन पे चावल फेंक कर उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। फिर ये दोनों हरी को ढूंढते हैं, मगर हरी बड़ी ही चालाकी से पीछे से पत्थर मारकर कालीचरण को जख्मी कर देता है और आवाज को सुनकर वहाँ पर भागता हुआ सोविक आ जाता है। तब वो देखता है कि कालीचरण तो बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो उनकी गन लेकर वापस से हरी को ढूंढने में लगा होता है। मगर हरी दराती से सोविक पे हमला करता है, सोविक के हाथ पे कट भी लग जाता है। फिर भी वो हरी से हाथापाई करता है और उसके हाथ से दराती फेंकवा देता है और तब कालीचरण गन दिखाकर हरी को कहता है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तब जाकर दोस्तों हरी सरेंडर करता है। तो कालीचरण उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम ऐसे क्यों बने, तुमने क्यों किया इतने सारे स्पैरोज का खून। हरी बताता है कि मधुसूदन मेरे सीनियर थे, हम दोनों नक्सली हुआ करते थे पहले और माओ विचारधारा से बहुत ही प्रभावित थे, जिन्हें माओ ने अपने देश चाइना की तरक्की के लिए 5 वर्षीय योजना चलाई थी, 4 पेस्ट कैंपेन के नाम से। इसके अंतर्गत उन्होंने रैट्स, फाइल्स, मस्कीटोज और स्पैरोज को मारने की मुहिम छेड़ दी थी, क्योंकि ये चारों फसलों को खराब करते थे। सबसे ज्यादा फसल तो स्पैरो बर्बाद करता था, इसीलिए उन्होंने अपनी जनता से गुहार लगाई कि आप जितना हो सके स्पैरोज को मारो।
इसके बदले सरकार आपको इनाम देगी। और आज देखिए चाइना कितनी डेवलप कंट्री है। इसीलिए मैंने और मधुसूदन दा ने मिलकर इंडिया में भी रिसर्च किया और डेटा के साथ पाया गया कि अगर स्पैरोस ना होते तो धान की खेती 60% से ज्यादा होती। हमने कई सारे नामी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वालों से इस रिसर्च को पब्लिश करने को कहा, मगर कोई नहीं माना, जिसकी वजह से मधुसूदन दा डिप्रेशन में चले गए और फिर लास्ट ईयर उनकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने काफी सोचा समझा। फिर 1-2 महीने मैंने फैसला किया कि जो रिसर्च हमने की थी उसे अब प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया, और जब प्रैक्टिकल के रिजल्ट आएंगे तभी लोग हमारी बातों पर यकीन करेंगे। मैंने ऐसा सोचा। मधुसूदन दा को ट्रिब्यूट देने के लिए मैं रिसर्च पेपर के आर्टिकल्स उनके नाम से पब्लिश किया करता था। सारी कहानी सुनने के बाद कालीचरण कहता है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये अर्थ सिर्फ ह्यूमंस की नहीं है जो सिर्फ तुम इस पे राज करोगे, और सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए दूसरों का डेवलपमेंट बर्बाद करना भी बहुत गलत बात है। इस धरती पे पाए जाने वाला हर जीव का संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद तो दोस्तों हरी पे मुकदमा चलता है। और अब दोस्तों जैसा कि वादा हुआ था कि उसके बाद सोविक सभी को बिरयानी खिलाएगा, पर वो कहता है कि सर आप तो जानते ही हैं कि मेरी सैलरी कितनी है, सभी को तो मैं बिरयानी पार्टी नहीं दे पाऊंगा। तो कालीचरण कहते हैं कि किसी को नहीं तो मुझे खिला दो। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।